स्वागत है आपका घोषणा पत्र में। यह इतिहास में पहली बार हो रहा है जब एमसीडी के चुनाव इतने हाई प्रोफाइल हो गए हैं और यही वजह है कि हम इसमें घोषणा पत्र भी कर रहे हैं। और घोषणा पत्र में इन एमसीडी चुनावों के मद्देनजर नए नए मेहमान होंगे। आज मेरे मेहमान हैं बिहार के लाला मनोज तिवारी। स्वागत है आपका मनोज जी। दरअसल इस बार के चुनाव जो है एमसीडी के, उसके कई मायने हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वजूद का संकट है, कांग्रेस वापसी कर पाएगी या नहीं वो एक बड़ा प्रश्न है, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो शानदार जीत हासिल की है, क्या एमसीडी चुनावों में भी उसका असर दिखेगा। इन तमाम चीजों की वजह से एमसीडी चुनाव खासे महत्वपूर्ण हो गए हैं। मनोज जी मेरे साथ हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो 2 से 3 मिनट में अगर आप हमें बता सकें कि एमसीडी में जनता बीजेपी को क्यों जिताए, क्यों अपना बेशकीमती वोट दे। इसलिए वोट दे कि एमसीडी और भी अच्छे अच्छे पार्क बनाएगी। जैसे दिल्ली में कई पार्क हैं जहां लोग बड़े सुकून से थोड़ा सा पोल्यूशन फ्री हवा ले रहे हैं एमसीडी के बनाए हुए पार्कों में। इसलिए वोट दे कि हम अभी तक 50% डिजिटल किए हैं, ऑनलाइन किए हैं सब कुछ। हम 100% डिजिटल बाय डिफ़ॉल्ट सारी एमसीडी की व्यवस्था करना चाहते हैं। इसलिए हमको वोट दें क्योंकि हम कुछ और मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं। इसलिए वोट दें कि हमने 5 साल में 216 स्कूल बनाए, अब हम 400 स्कूल ज़्यादा बनाना चाहते हैं अगले साल में। इसलिए हमको वोट दें कि हम कूड़े से बिजली बनाने का 2 संयंत्र शुरू कर चुके हैं, हम और भी उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमको एमसीडी में वोट दे क्योंकि हम सच्चाई के साथ भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस रख रहे हैं। हमें नॉन कोऑपरेशन पे किसी को बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें अच्छी लगे तो हमें वोट दें। तो सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं, मगर सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले बताता दें कि दिन भर मनोज जी ने बहुत ज़बरदस्त कैंपेनिंग की है, तो थकान अवश्य होगी। और मैं ये भी जानता हूं कि जब आप गाते हैं तो थकान स्वतः दूर हो जाती है। तो क्यों ना सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपकी मधुर आवाज में इस मौके की नजाकत को देखते हुए एक शानदार गीत हो जाए। देखिए, किसी को भी ये लाइनें याद रखनी चाहिए कि एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोल, जग में रह जाएंगे अभिशार भाई तेरे बोल। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। मगर सवाल ये कि 10 साल में बीजेपी ने ऐसे किया क्या है कि आपके बोल रह जाएंगे लोगों के बीच में, ये एक सवाल पैदा होता है। मैं जानता हूं कि राजौरी गार्डन में शानदार जीत हासिल हुई है, मगर वो जीत जो है उसके कई वजह हो सकते हैं। अभी जो एक लहर चल रही है बीजेपी के पक्ष में, प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में, वो उसका भी परिणाम हो सकता है। मगर 10 साल में बीजेपी ने ऐसा क्या किया है एमसीडी में जिसकी वजह से जनता जो है वो आपको फिर से वोट दे। 10 साल में किसी भी पार्षद पे कोई एफआईआर नहीं हुआ है, न तो कांग्रेस कर पाई न तो आम आदमी कर पाई। हमें एक भी एफआईआर नहीं मिला जिसके कारण हम सोचें कि हमारे बीजेपी का कोई काउंसिलर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। उस पर जेल जाने की छोड़ दीजिए, एफआईआर हुआ किसी कांग्रेस ने, किसी आम आदमी पार्टी ने किया, बिल्कुल नहीं। हम 10 साल में इसलिए हमें वोट मिलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नीति और नीयत में हमेशा एका दिखी है। हो सकता है हम जितना अचीव करना चाहते थे टारगेट नहीं कर पाए, क्योंकि हमेशा 10 साल में विपरीत परिस्थितियों में एमसीडी ने काम किया। दिल्ली सरकार में कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, एमसीडी में बीजेपी। दिल्ली सरकार का बजट 48,000 करोड़, एमसीडी का बजट 9,000 करोड़। 9,000 करोड़ में मात्र 2,800 करोड़ 2,000 करोड़ दे करके और बाकी पैसा नहीं दे करके बोलते एमसीडी परफॉर्म करो। जिस जनता को तकलीफ दे करके जो राजनीति करना चाहता है, 10 साल में उसके बाद भी एमसीडी ने दिल्ली को खड़ा रखा है। अच्छे पार्क दिए हैं, मेडिकल कॉलेज दिए हैं, एलईडी बल्ब से 153 करोड़ रुपए बचाए हैं। जितना बोलूंगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये मुझे बताइए कि राजौरी गार्डन के जो नतीजे आए हैं उसमें ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस वापसी कर रही है। तो सवाल ये, एमसीडी चुनावों में
आपका लक्ष्य क्या है? केजरीवाल मुक्त दिल्ली या कांग्रेस मुक्त या कांग्रेस का पूर्णतः सफाया? हमारे लिए चुनौती झुग्गियों में नल लगाना है, हमारे लिए चुनौती अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज कराना है, हमारे लिए चुनौती किसानों को किसान का स्टेटस वापस दिलाना है, हमारे लिए चुनौती किसानों को जो कमर्शियल बिल लिया जा रहा है बिजली का उसको वापस कराना है। हमारे लिए चुनौती कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं है। इन दोनों का चरित्र, जिसने 10 साल में 12 लाख करोड़ लूटे हों कांग्रेस, और जिसने 2.25 साल में अब तक का राजनीतिक पार्टियों का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया, उनसे हमारा भारतीय जनता पार्टी का क्या कहूं? मगर आपके इस तर्क से सीवीसी इत्तेफाक नहीं रखता। सीवीसी के अपने आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली सरकार के खिलाफ कंप्लेंट्स में पहले 5000 कंप्लेंट्स थी, मगर 1.5 साल में वो गिर के 908 कंप्लेंट हो गई हैं। अध्यक्ष महोदय यानी कि अमित शाह कहते हैं कि साहब करप्शन हो रहा है बेतहाशा। तो मेरा आपसे सीधा सवाल, सीवीसी सही बोल रहा है या अध्यक्ष महोदय सही बोल रहे हैं? शुंगलू कमेटी सही बोल रही है। हम समझते हैं किसी को भी शुंगलू कमेटी को अलग रखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर 400 फाइलों पे माननीय हाईकोर्ट कमेटी बैठाती है और 400 फाइलों में फॉल्ट है, फिर उस सरकार से हम क्या अपेक्षा करें? जो सरकार का मुखिया अपनी गलती के लिए जनता के पॉकेट से, गरीबों के पॉकेट से निकाल के वकील की फी देना चाहता है, उसको हम क्या कहें? ठीक है, चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल प्रतिमा। नमस्कार मनोज जी, प्रतिमा मिश्रा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने बहुत समय हाल फिलहाल झुग्गियों में बिताया है, आप खुद भी इसका जिक्र अपनी सभाओं में करते हैं। आप झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ रह रहे हैं, उनका दुख समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसे पीड़ा पर्यटन का नाम दिया जा रहा है कि कैमरास के साथ जाना, क्या ये कहीं ना कहीं अपने आप को ज़मीनी दिखाने का नया ट्रेंड है कि हम लोग ज़मीनी नेता हैं, अगर झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे तो ही ज़मीनी नेता कहलाएंगे? मैं कभी कैमरा के साथ नहीं गया। मैंने जाने के पहले किसी को मैसेज नहीं दिया कि मैं झुग्गियों में जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। मैंने नहीं कहा। मैं गया, रहा, बाद में पता चला अब अध्यक्ष अगर झुग्गियों में रह रहा है तो पता तो चल ही जाएगा, लेकिन वो पता चला 3 बजे रात में। कुछ लोग सोचे शायद मनोज तिवारी वहाँ जा करके फिर घर चला गया होगा, लेकिन नहीं, मनोज तिवारी उन्हीं झुग्गियों में सो रहा था, उन्हीं के साथ डिस्कशन कर रहा था, उनकी प्रॉब्लम समझ रहा था। मुझे नहीं पता कौन कौन नेता ऐसा किए हैं, लेकिन मैं एज अध्यक्ष दिल्ली के लिए परफेक्टली तभी काम कर सकता हूं जब मैं बिना भीड़ भाड़ लिए झुग्गियों का दर्द समझूं, और मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। चलिए अगला सवाल। मनोज जी, मैं गौरव श्रीवास्तव। सवाल ये मेरा, हालांकि हमने भी आपके साथ झुग्गियों में कई बार कवरेज की, लेकिन बार बार आप इस सवाल को कहीं ना कहीं नकार गए। आप कह रहे हैं नए नेतृत्व को मौका दे रहे हैं, बीजेपी के पार्षदों ने काम किया, लेकिन क्या ऐसी वजह रही जो आप अभी तक साफ नहीं कर पाए कि आपको हर पार्षद के जगह पर नए टिकट देने पड़े? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? क्या वो गंदगी और कूड़े का ढेर नहीं था जो दिल्ली वाले ही नहीं पूरी दुनिया देख रही थी, और बार बार एमसीडी के लोग एक कहीं ना कहीं वजह बता रहे थे फंड न मिलने का, लेकिन काम तो नहीं हुआ इन 10 सालों में? और कहीं ना कहीं क्या इस बात का डर है आपको? बीजेपी बहुत सीधा सवाल है गौरव का। आपने टिकट्स जो है अधिकतर पुराने लोगों को नहीं दिए। अधिकतर नहीं, सारे। बिल्कुल सारे, मतलब मैंने पिक एंड चूज नहीं किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनमें किसी तरह का विश्वास नहीं था आप में। ना, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको ऐसे लेंगे तो फिर मैं उनसे प्रदेश कैसे चलवाऊंगा? हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, 2 हमारे पार्षद, हमारे पूर्व अध्यक्ष पार्षद हैं। पार्षदों से हमें भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि एक नई लीडरशिप आनी चाहिए। मगर उसका कोई तर्क होना चाहिए ना। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप बदल रहे हैं। आप यथास्थिति को बदल क्यों रहे हैं? इसका मतलब वो काम नहीं कर रहे थे। नहीं, 10 साल काम किया ना। अब दरी बिछाने वाले, कुर्सी ढोने वाले और लोगों को तो आना चाहिए आगे। चलिए अगला सवाल। सबसे पहली जो आपने खूबी गिनाई वो ये गिनाई कि 10 साल में किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुई, कोई ऐसा आपराधिक मामला सामने नहीं आया, लेकिन उन्हीं को आपने टिकट नहीं दिया। क्या उनके ऊपर विश्वास नहीं था? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया, उनको और पद दिए गए, पार्टी चलानी है। जो खिलाफ गए, जिन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा, आज ही आपकी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया क्योंकि वो निर्दलीय लड़ रहे हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मनाने की बहुत कोशिश की, वो नहीं माने और आपने उन्हें निष्कासित कर दिया। तो मुझे घोषणा पत्र में आना था, मुझे पता था। आप पूछते जो बागी लड़ रहा है उसका क्या होगा, मैं उनको सबको सस्पेंड करके आ रहा हूँ आपके पास, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ जो पार्टी के साथ जिसके लिए पार्टी ने इतना कुछ किया, अगर आज भी पार्टी के साथ अनुशासन में नहीं है तो फिर उसके सोच में कपट है, वो हमारे लिए अपना नहीं है। यही तो परीक्षा है।
10 साल में आपके पास आपके काम का कोई लेखा जोखा इस नहीं है। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि आपके लोग जो वोट मांगने जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्क लगा के जा रहे हैं। मतलब कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एमसीडी के चुनावों में तो आराम करने दीजिए, मगर आप उनके करिश्मे का इस्तेमाल यहां पर भी कर रहे हैं। आपके पोस्टर्स पर अगर आप निगाह डालें तो उसमें देशभक्त बनाम देश गद्दार इस तरह के नारे। एमसीडी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी देशभक्त बनाम देश गद्दार, इससे मालूम चल रहा है कि आप लोगों के पास आइडियाज नहीं है। नहीं अभिशार जी, आप मेरे सारे पोस्टर देखिए, मैंने खुद से सबको देखे हैं। हम हमेशा ये लिख रहे हैं कि क्या आपको पता है नगर निगम के कार्य हम होर्डिंग्स पे लगाए हैं। हमने उसमें लिखे हैं कि निगम ने एलईडी लगा करके साउथ एमसीडी का 153 करोड़ बचाया। हमने सीसीटीवी 6 करोड़ का सीसीटीवी लगाया। हमने दिया है कि हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। हमारे होर्डिंग्स का एक बार आप जरूर अपने पास मंगवाएं। हम अपने होर्डिंग्स में सिर्फ एमसीडी के काम बता रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे फेस हैं, और फेस इसलिए है कि उनका काम दिखता है। काम खाली बोलने से नहीं होता, बोलने बकैती में तो बहुत कुछ हो सकती है। नरेंद्र मोदी का काम दिखता है। नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास है गरीबों का, युवाओं का, महिलाओं का, मजदूरों का, शोषितों का, पीड़ितों का। उसके लिए हम उनका चेहरा अपने दिल्ली में, हम उनके बगल में खड़े हैं कि नहीं? मैं खड़ा हूं कि नहीं? चलिए, तो मैं उनके बाद मैं तो नहीं हूं, इसका मतलब दिल्ली अध्यक्ष खड़ा है और सारी जिम्मेदारियां ले रहा है। अगला सवाल जी, मैं जावेद मंसूरी। बहुत सारी बातें हुई, अब चुनाव में फिर से जा रहे हैं, लेकिन विजेंद्र गुप्ता आपकी पार्टी के बड़े नेता कहते हैं ये लड़ाई नेशनलिज्म बनाम एंटी नेशनल की है, और आपके लिए मुद्दा नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म है, या फिर जो सुनील जो त्रिलोकपुरी में आत्महत्या कर ली सफाई कर्मी, पूर्वी दिल्ली नगर निगम किस तरह से हड़तालें रहीं? आप नेशनल वर्सेज एंटी नेशनल में उलझिए नहीं। हमारे कई मुद्दों में से एक वो भी है। अगर आज हमारा सैनिक कश्मीर में थप्पड़ खा रहा है और वहां पे कह रहे हैं कि हम छीन के लेंगे आजादी, और वही जेएनयू में नारा लगता है अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे लोग। प्रासंगिक है सुनिए, मेरे पूरा नहीं है। कैसे अगर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के कारण हमारा सैनिक थप्पड़ खाएगा तो ये लोग भी जनता का थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहे। मगर एकदम दिल्ली से कश्मीर पहुंच गए। सवाल यह है, इस देश पे अरविंद केजरीवाल राज कर रहा है कि राहुल गांधी राज कर रहा है? देश में 56 इंच का सीना लेके नरेंद्र मोदी राज कर रहे हैं। जो पहले चुनाव के पहले बोलते हैं तो एक सिर काटेंगे तो 50 सिर काटेंगे, आज वहां पे सरेआम बात हो रही है। आपके गृह मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से व्हाट्सएप पे लोगों को भड़काया जा रहा है। कितना कमजोर केंद्र शासन है। कई मुद्दों में एक मुद्दा नेशनल बनाम एंटी नेशनल भी है। चलिए, ठीक है। तो जी, मेरा नाम जैनेंद्र है सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि दिल्ली नगर निगम का जब विभाजन हुआ था 3 हिस्सों में, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी, उस वक्त बीजेपी ने विरोध किया था। इसके बाद ये मुद्दा आप लोगों की प्राथमिकता से हट गया। 2.5 साल पहले आपकी सरकार बनी केंद्र में, जिसके अंदर सीधे सीधे एमसीडी है। आप लोग अब चर्चा नहीं करते। मैं मनोज तिवारी से जानना चाहता हूं कि निगमों के एकीकरण पर आपका स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड है कि तीनों को अलग करने से दिल्ली का नुकसान हुआ है, और हम इसको भविष्य में एक करने के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो क्या आप ये अपने घोषणा पत्र में लिखेंगे, केंद्र में भी आपकी सरकार है, कि अगर आप चुन करके आते हैं इस बार तो निगमों का एकीकरण होगा? अगर मैं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं ये कह रहा हूं तो आप समझिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि तीनों को अलग करके शीला दीक्षित ने एमसीडी को कमजोर करने की कोशिश की। जी हाँ, हम इसमें कितना कर सकते हैं लॉफुली, संविधान में कितनी हमारे लिए अभी जगह है, लेकिन हम चाहते हैं कि तीनों एमसीडी एक हो, ताकि दिल्ली को एमसीडी के बजट के आधार पे एक दूसरे से परेशानी न हो। मनोज जी, मैं यूसुफ अंसारी हूँ। अशोक भाई, अभी जो आपने सवाल बताया 3 एमसीडी को मिला के एक करने वाला है, इसके 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि दिल्ली विधानसभा का प्रस्ताव इसके अंदर ज़रूरी होगा, जहाँ पर आपकी सरकार नहीं है। दूसरा पहलू इसका ये है कि केंद्र सरकार या बीजेपी ये चाहती है कि एमसीडी सीधे सेंटर के अंडर में आ जाए, ताकि जो पैसा की बात आप कर रहे थे कि दिल्ली सरकार को जाता है और एमसीडी को नहीं मिलता है, तो कैसे कर पाएंगे जब अरविंद केजरीवाल की सरकार यहाँ है और वो शायद ये नहीं चाहती है? मैं बार बार हर मीटिंग में कहता हूँ कि दिल्ली को इस गंदी राजनीति से, जो दिल्ली सरकार में रह रहे लोग अपने ही डिपार्टमेंट एमसीडी से कर रहे हैं,
इसको हटाने के लिए एक बार बीजेपी को दिल्ली सरकार में भी और एमसीडी में भी लाना पड़ेगा, नहीं तो ये झगड़े ना, ये तो कुत्ते बिल्ली का झगड़ा है। 56 इंच की जीभ से काम ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब जीभ की बात हो ही रही है तो एक बार मधुर आवाज में कुछ जरा इस मौके की नजाकत की कुछ हो जाए मनोज बाबू। नहीं आप देखिए, अच्छा मेरा फेवरेट गाना हो जाए, मेरा फेवरेट गाना हो जाए। आपको पता है आपका कौन सा मुझे गाना जो है मुझे बहुत पसंद है। एक लाइन गाइए पहले। जिया तुम हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, हर जिया हो दिल्ली के बाला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया 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 भैया, हो तनी सांस फुला के फूकत धूल उड़ावा ये भैया, तनी सच्ची सच्ची बात करायब आवा ये भैया, ए झूठा वादा वालन से बचावा ये भैया भैया। देखिए जब ऐसे प्रतिद्वंद्वी सामने हो ना तो बहुत मुश्किल होता है मुकाबला करना। 2014 में प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली उसके बाद में जितने विधानसभा चुनाव हुए, जब वहां पर वो प्रचार करने गए या फिर बाकी नेता गए, उनका ये कहना था केंद्र में जो है मोदी सरकार है, प्रदेश में भी जो है बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। क्या उसी लॉजिक को दिल्ली में भी अपनाने का माना जाए? क्योंकि केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि यहां पर हमारी सरकार है, एमसीडी हमारे पास होगी तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। 2.25 साल में आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने सब कुछ अच्छा दिया तो उसको रजौरी गार्डन में क्यों हराया दिल्ली ने? जमानत जब्त हुई भाई साहब। नहीं मगर उनकी जो शिकायत है कि उन्हें जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, आप दफ्तर तक उन्हें देने को राजी नहीं है। अरविंद केजरीवाल को कोई परेशान कर सकता है? अरविंद केजरीवाल को कोई परेशान वो कर सकता 2 या 3 बार तो चले गए हैं बैंगलोर। भाई साहब आपने इतना परेशान किया कि वो बेचारे बीमार पड़ गए। अरविंद केजरीवाल, ये इस साल का सबसे बड़ा जोक होगा कि अरविंद केजरीवाल को कोई परेशान कर सकता है। आप परेशान हैं उनसे, इसका मतलब? हम नहीं परेशान है, दिल्ली परेशान है। अच्छा, आपकी एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें आप अपने सांसद मित्र, आप नॉर्थ ईस्ट से सांसद हैं और जो ईस्ट से सांसद हैं महेश गिरी, तो आप दोनों सांसद जो है बगैर हेलमेट के बाइक की सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये उचित है कि 2 सांसद दिल्ली में बगैर हेलमेट के सवारी करें? नहीं, गलत है और हमने 100 रुपया का जुर्माना भी दिया उसके लिए। मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। बिना हेलमेट के नहीं चलना चाहिए। आई एम सॉरी। इस मौके पर कोई ऐसा गीत हो जाए ना जिसमें कड़वाहट को दूर किया जाए, जिस तरह की कड़वाहट हम इन एमसीडी के चुनावों में भी देख रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं चाहत हमको, थोड़े में गुजारा होता है। भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, हर दिल की सुनेंगे, भाजपा चुनेंगे, जीतेंगे जनमन। मेरा नाम रविकांत है। रविकांत जी, आप सच्ची बात करने की बात कह रहे थे। शुरुआत हुई थी कि आप झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं प्रचार के लिए, आपने कहा कि नहीं, जो आप झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे हैं, राहुल गांधी ऐसा काफी कर चुके थे पहले। क्या राहुल गांधी प्रेरणा है आपके इस मामले में? सर ये गुगली थी बिल्कुल। इतना मेहनत आईपीएल का सीजन चल रहा है, अच्छी गुगली थी रविकांत की। मैं इतना मेहनत किया और आप मेरी तुलना राहुल गांधी से करेंगे, जीवन की सबसे बड़ा अपमान है मेरा। मैंने कहा कि कुत्ते बिल्ली के जो खेल है, ये से जो लड़ाई है, इससे बहुत परेशान हो गए, तो एक बार मान लीजिए, एक बार आप भी अनुरोध कर लीजिए चुनाव आयोग से कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं एक बार की ओके रेडी, हम तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, विधानसभा का चुनाव हो, बैलेट से होगा। आई एम रेडी। नहीं वो हम लोग दोनों चुनावों की बात। अरे क्यों, ऐसा थोड़ी होता है। वो 2 नजीरों की बात कर रहे हैं। वो 2013 की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात दिशा निर्देश की बात करते हैं, जिसमें वीवीपैट की मौजूदगी पर
जोर दिया गया था। और हाल के यूपी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट जनरेशन ईवीएम मशीन्स पर सवाल उठाए गए हैं। देखिए, वो पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं। आपको तकलीफ क्या उसमें? नहीं, हमको तकलीफ कुछ नहीं है, लेकिन हमको अरविंद केजरीवाल समझाएं कि वो कौन सा ईवीएम का सेटिंग है जो पंजाब में कहता है कांग्रेस को वोट दे दो, फिर जाता है बिहार में कहते हैं यहाँ लालू जी को और नीतीश जी को वोट दे दो, फिर वो यूपी में कहता है यहाँ बीजेपी को दे दो, और दिल्ली में कहता है यहाँ सब अरविंद केजरीवाल को दे दो। भाई साहब, मैं समझता हूँ ना, इस समय अरविंद केजरीवाल मानसिक रूप से विक्षिप्तता की स्थिति में है। आप जो अभी आपने एक दो गीत भी गाए जो आपकी पहचान भी है, लेकिन पार्टी का जो इस समय गीत है जो आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ है, उसको लेकर भी कुछ विवाद शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि कैलाश खेर को वो गीत गाना था, लेकिन आपने कैलाश खेर के जो गीत गाना था वो आपने रिकॉर्ड कर दिया। कैलाश खेर उससे नाराज़ हैं कि उनसे जो है लिखवाया गया, उनसे गवाया गया, लेकिन उनका जो है प्रचारित नहीं किया गया। ये क्या विवाद है? ये सब पूरा झूठ है, ये सरासर अफवाह है। मैंने कैलाश खेर जी को फ़ोन किया कल, तो कह रहे भैया ये क्या है, भैया ये क्या छप रहा है। मैंने जो गाना गाया है मेरा कंपोज किया हुआ है, मैंने एक रात में इरशाद किया। भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, हर दिल की सुनेंगे भाजपा चुनेंगे, जीतेंगे जनमन, मिलके चलेंगे खिलके रहेंगे मोदी कमल तरंग। भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, झुग्गी झुग्गी जाना है, हर घर में दीप जलाना है, झूठे वादे वालों से अपनी दिल्ली को बचाना है, जिसने दिल्ली को कष्ट दिया सब मंत्री संतरी भ्रष्ट। पूरा नहीं गाएंगे, आप सोचेंगे देखो हमारे फोरम का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो चलिए, इसी खूबसूरत मोड़ पर, इसी संगीतमय मोड़ पर बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी, आप घोषणा पत्र में वैसे खत्म करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं आपके शो का, इस घोषणा पत्र का ना बड़ा फैन हूँ। बहुत सीरियस शो है, अच्छा लगता है। उतने लोग एक आदमी का जब शिकार करते हैं, बिल्कुल, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। बट मुझे आपने इस शो में बुलाया, आई एम रियली थैंकफुल। और मैं सच में बताऊं, मैं जो सोच रहा हूं दिल से सोच रहा हूं। मैं कभी कभी हो सकता है कुछ मुद्दों पे, जैसे सैनिकों के मुद्दे पे थोड़ा हार्श हो जाता हूं। वो अगर कोई मेरे से तकलीफ हुई होगी तो क्षमा करिएगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।